हेलो एवरीवन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे GS2 के रिलेटेड जो टॉपिक है कि जो अभी रिसेंटली नीट का जो 2026 में पेपर लीक हुआ था कि किस तरीके से जो क्राइसिस है ये गवर्नेंस लेवल पे किस तरीके से जो है इम्पैक्ट करेगा और ये अफेक्ट करता है किसको, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को। ठीक है, अब हमने देखा न्यूज़ में कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उन्होंने अनाउंस किया है रीटेस्ट फॉर द नीट एग्जामिनेशन। दिस शोज कि जो एजेंसी है ये एक्सेप्ट कर रही है कि पेपर जो है वो लीक हुआ था और इसका रीटेस्ट जो है आई थिंक 21 जून को डिसाइड किया गया है उस टाइम पे होगा। देखो ये जो नीट क्राइसिस था ये रिप्रेजेंट करता है सिस्टमिक फेलियर को, ठीक है, और वो भी इन द हाई स्टेक एग्जाम्स जो है जस्ट लाइक दिस MBBS के लिए जो भी एग्जाम होता है उसके लिए। ठीक है, नाउ एंड इट ऑल्सो हाईलाइट्स द इनएबिलिटी ऑफ द NTA कि वो जो है एक कॉन्फिडेंशियल या सिक्योर तरीके से जो है वो टेस्ट को लेने में क्या रहे, नाकाम रहे। ठीक है, देखो अगर हम डेटा की अगर हम लिटिल बिट थोड़ा सा बात करें कि इससे जो है 22.79 लाख कैंडिडेट्स जो हैं वो इम्पैक्ट हुए। ठीक है ना, कितने ज़्यादा बच्चों का करियर जो था वो स्टेक पे था। तो इसमें क्या है कि रिकरेंट फेलियर है। इवन 2024 में भी क्या हुआ था कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि देयर वर 550 बेनिफिशियरीज ऑफ द पेपर लीक। ठीक है, ऑल्सो जो 2026 का जो पेपर लीक हुआ था ना उसमें 120 क्वेश्चंस थे वो सर्कुलेट हो रहे थे कि और वो एग्जाम में आए भी थे। तो इसका मतलब कि जो 1/3 पेपर था वो ऑलरेडी लीक था। ठीक है ना, कितने बच्चों को इसमें एडवांटेज हो गया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, रैंक इन्फ्लेशन होती हुई दिख रही है कि हर साल जो है हम देखते हैं कि बच्चों के मतलब फुल मार्क्स 720 का एग्जाम होता है, शायद 720 में से 720 मार्क्स वो ले रहे थे और 67 स्टूडेंट्स देखे गए जिनके फुल स्कोर थे। और 2023 की अगर बात करें तो सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स थे जिनके फुल मार्क्स आए थे। तो दिस शोज कि कितना रैंक जो है वो भी इन्फ्लेट कर गया है, क्योंकि देखो अगर 67 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स हैं तो यहाँ पे रैंक डिटरमाइन करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। देखो अदर प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, मतलब कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो इसमें नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 1.5 लाख बच्चों का जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, लेकिन जो बच्चे अपेयर हुए थे नीट एग्जाम के लिए वो थे 22 लाख एस्पिरेंट्स। तो कब CBT जो एग्जाम है उसको लेने में भी यहाँ पे क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप रहता है, मतलब प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो है ये गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को क्या करता है, क्वेश्चन करता है। ठीक है, नाउ अब हम रीजंस डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब देखो अगर आपको UPSC एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है ना, ये जैसे ये नीट एग्जाम लीक हो गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रीज़न क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यार आप आउटडेटेड जो है मेथड फॉलो करते हो, क्योंकि आजकल मोस्टली जो एग्जाम्स है वो CBT हो गए हैं। आप लोग अभी भी पेन एंड पेपर मॉडल जो है उसको फॉलो कर रहे हो। ठीक है ना, और क्या होता है कि जब फिजिकल बुकलेट्स होते हैं ना दे क्रिएट्स द मल्टीपल लीकेज टच पॉइंट्स कि कहीं से भी पेपर जो है वो लीक हो सकता है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव की इंस्टेबिलिटी है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अभी तक कोई एक परमानेंट चीफ ही यहाँ पे नहीं अपॉइंट हुआ है। देखो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड है, उसी को जो है NTA का भी हेड बना दिया। अब वो एक डिपार्टमेंट को संभालेगी, इसको संभालेगा, तो एज एन एक्स्ट्रा चार्ज जब उसको दे देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाती है, इंस्टेबिलिटी हो जाती है एंड अकाउंटेबिलिटी जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, इसीलिए जो NTA है इट इज ऑपरेटिंग विदाउट अ परमानेंट चीफ फॉर ओवर अ ईयर। नाउ लॉजिस्टिकल वल्नरेबिलिटीज हैं, सपोज यहाँ पे पेपर सेट हुए, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, मतलब देयर आर सो मेनी हैंड्स जहाँ से पेपर जाता है और कहीं से भी लीक होने के चांसेस हैं। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि CBT जो है वो सिर्फ 1.5 लाख बच्चों का हो सकता है नीट एग्जाम का, लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं दे आर अबाउट 22 लाख्स। अभी जो 2024 में जो है वो टेंडर भी निकला था कि इस कंप्यूटर लैब्स को हम इंक्रीज करेंगे, बट स्टिल इट विल टेक टाइम। देखो नेक्स्ट इसमें है कि अंडर एस्टिमेटिंग द डिजिटल थ्रेड्स, क्योंकि जो टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम पे आपको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो पेपर लीक्स हैं वो सर्कुलेट हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, 120 ही जो चैनल्स हैं उनको डिलीट किया। अब जिनके पास एक पेपर चला गया होगा वो तो आगे बेच ही रहा होगा ना, बट ये किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फिजिकल फ्रिस्किंग पे। जैसे हम देखते हैं ना ऑनलाइन TVs पे दिखाते हैं कि बाल रबर खोल के चेक कर रहे हैं, शूज़ खोल के चेक कर रहे हैं, बेल्ट वगैरह उतार के देख रहे हैं कि चिटिंग वगैरह तो नहीं किया। बट इंस्टेड ऑफ दैट आपको डिजिटल थ्रेड्स पे भी जो है वो फोकस करना चाहिए। ठीक है, और रीएक्टिवली ब्लॉकिंग द चैट ग्रुप्स लाइक टेलीग्राम आफ्टर द फैक्ट। देखो अगर टेलीग्राम पे एक बार चीज़ चली गई ना किसी के पास, वो उसके पास रहती है, फिर वो आगे कितनों को बेच सकता है, तो दिस यू कांट इवन एज्यूम। सो दीज आर द रीजंस की सिस्टम जो है वो क्यों फेल कर गया है। बहुत सिंपल से ध्यान रखना है, आपको याद रखना है जो नीट का पेपर है ये आउटडेटेड पेपर एंड पेन मॉडल फॉलो करता है। उसके बाद जो है इसका एक चीफ नहीं है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेबिलिटी है, लॉजिस्टिकल वल्नरेबिलिटीज़ है कि जब आप पेपर वाला पेपर बना के भेजो, मतलब एक जो पेज पे होगा उसके लीक होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर आप पेपर
पेन मॉडल में एग्जाम ले रहे हो तो दैट मीन्स यू डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट, ठीक है। देन उसके बाद आपने अंडर एस्टिमेट किया है डिजिटल थ्रेड्स को, सो दीज आर द रीजंस, ठीक है। देन उसके बाद गवर्नमेंट ने लॉज और क्या क्या रिफॉर्म्स लाए हैं सो एज टू प्रिवेंट द पेपर लीक्स। सबसे पहले यहाँ पे आया है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट ऑफ 2024, ठीक है। इसमें क्या है कि स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है कि जो भी अगर पेपर लीक करेगा उसको 3 से 10 साल की सज़ा होगी, प्लस जो है 1 करोड़ तक का फाइन जो है वो हो सकता है। प्लस सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो मतलब जो एग्ज़ाम जिसके थ्रू पेपर लीक होगा उसी को ही बैन कर दिया जाएगा या उसको बहुत हाई फाइन जो है वो चार्ज किया जाएगा। प्लस ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा कि मतलब आपको बेल इसमें जो है वो नहीं मिलेगी, प्लस ऑल्सो इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी और यूज़ करेंगे हाई सेंसिटिविटी टेक्निकल इक्विपमेंट्स, किसके लिए, सर्वेलेंस के लिए, ठीक है। देन उसके बाद जो है के राधाकृष्णन कमेटी ने भी यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस दी है कि सबसे पहले जो है इसको शिफ्ट करो सीबीटी के में, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए, नो पेपर बुकलेट्स वाला टेस्ट को हम फॉलो करेंगे। देन डिजिटल पेपर डिलीवरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेपर सेट हुआ, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको हम ऑनलाइन पेपर डिलीवर करेंगे, उसके बाद ये यहाँ से खुद उनको जो है वो प्रिंट करवाएंगे और अपने स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, देंगे। इससे क्या होगा, पेपर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल होने में बीच के जो रास्ते होंगे ना, वहाँ से नहीं होगा। ऑनलाइन आपने दे दिया, ये खुद प्रिंट कराएंगे, उनको लीक करेंगे, यहाँ पे एक सुपरवाइजरी ऑफिसर लगाया जाएगा एंड देन उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स को पेपर डायरेक्टली दिया जाएगा। इससे भी जो है वो बच सकते हैं। देन उसके बाद आ जाएगा हमें मोर कंप्यूटर लैब्स चाहिए। अगर सीबीटी पे जाना है तो हमें कंप्यूटर लैब्स चाहिए, जो अभी हमारे पास है नहीं। प्लस यहाँ पे बात की गई है कि जो मल्टी स्टेज एग्जाम जो है नीट को भी बना दिया जाए, मतलब जैसे कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड देन लास्ट में जैसे प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, वैसे ही इसको भी बना दे सो दैट बच्चों पे बर्डन भी थोड़ा रिड्यूस हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके जो है वो एग्जाम लिया जाए। देन थर्ड पार्टी फॉरेंसिक ऑडिट्स करवा सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं कि कहीं जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं वायरस तो नहीं उस पर आ गया है या कुछ उस पर क्या बोलते हैं उसको, कोई साइबर अटैक तो नहीं हो गया है। देन उसके बाद स्टोरेज प्रोटोकॉल्स जो है वो देखे जाते हैं, पर्सनल्स को चेक किया जाता है जो भी इस एग्जामिनेशन चेन में इन्वॉल्व होते हैं। सो दीज आर द रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने अभी तक लिए हैं, कि एक तो ये पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लाया है, देन उसके बाद इस कमेटी की अब रिकमेंडेशंस, आप इसको इन रिकमेंडेशंस को वे फॉरवर्ड में दे सकते हो कि वी शुड फॉलो दिस पाथ, ठीक है। देन उसके बाद अब इम्प्लीकेशंस क्या क्या है इस क्राइसिस की, कि क्या क्या जो है इससे हो सकता है। देखो सबसे पहले बच्चा जो है उस पर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जितने डिलेज होंगे, जितने लीकेजेस होंगे, बच्चे का एजुकेशन सिस्टम से ही विश्वास उठ जाएगा, वो पढ़ाई ही नहीं करेगा, फिर वो कहाँ चला जाएगा, ड्रग्स में जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और दूसरी अदर एक्टिविटीज़ में जाएगा। तो सबसे पहले इससे इरोजन होगा स्टूडेंट ट्रस्ट का, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, लॉस ऑफ फेथ, ठीक है ना। फिर उसके बाद डिलेड एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है। सपोज जून में जो है MBBS की क्लासेस शुरू होंगी, जब जून में एग्जाम हो रहा है तो MBBS फिर अगले साल, मतलब लगा लो इस प्रोसीजर को लेते लेते सपोज कि अक्टूबर या दिसंबर में वो किया जाए एग्जाम, मतलब सेशन स्टार्ट किया जाए, तो इससे एकेडमिक कैलेंडर जो है वो क्या होगा, डिले हो जाएगा और इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी ओवरऑल इकोनॉमी पे। देन फाइनेंशियल बर्डन भी है, क्योंकि जब रीटेस्ट लिया जाता है तो पूरा किसका खर्चा, देखो बच्चों ने तो फीस भरी होती है, जब रीटेस्ट होगा तो बच्चा बार बार तो ना फीस भरेगा, ये तो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ना, तो ये फाइनेंशियल बर्डन भी है। देन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रिस्क भी हैं, क्योंकि पेपर लीक होगा तो उससे क्या होगा कि जो डॉक्टर्स होंगे वो भी नलायकी बनेंगे ना, ठीक है ना, तभी तो लोग मरेंगे फिर। इसीलिए इससे क्या होगा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पे रिस्क आएगा। देन जुडिशियल ओवररीच है कि कांस्टेंट ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स है ना, इससे क्या हो रहा है, ये फोर्स कर रहा है जुडिशरी को टू स्टेप इन, ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंट सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन इन द नीट नाउ मैंडेटरी ड्यू टू द NTAs फेलियर्स, ठीक है। सो दीज आर द इम्प्लीकेशंस कि बच्चों का जो है ट्रस्ट खत्म होगा, फाइनेंशियल बर्डन भी है, फिर आप प्रोफेशन पे ही एक रिस्क आ रहा है, एकेडमिक कैलेंडर जो है वो डिले हो जाएगा और जुडिशियल ओवररीच इसमें जो है देखी जाएगी, ठीक है। अब इसमें वे फॉरवर्ड में या तो आप बेटर होगा कि आप ये के राधाकृष्णन कमेटी की गाइडलाइंस को लिख देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि डिजिटाइजेशन करो, सेम उन्होंने बात बोली है। देन इंस्टीट्यूशनल ओवरहॉल किया जाए, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स लाया जाए, मल्टीपल सेशन में एग्जाम किया जाए, देन इंप्लीमेंट द राधाकृष्णन रिपोर्ट एंड बायोमेट्रिक और AI सर्वेलेंस जो है वो इसमें होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद दिस इज द क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, इसमें आप इंट्रोडक्शन में कुछ लाइंस दे दो, फिर यहाँ पे फेलियर्स किसकी वजह से है, इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं जुडिशियल ओवररीच के, देन व्हाट आर द मेजर्स टू रिस्टोर द ट्रस्ट एंड देन यू हैव टू राइट द कंक्लूजन इन 2 लाइन्स, ठीक है। इस तरीके से ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन इससे आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और बहुत जो है इसके चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, ठीक है। GS2 के लिए जो है आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे पूछ लो कमेंट सेक्शन में।